वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सीरा और मिसी को देखते हैं। सीरा जो अभी अपनी बेटी मिसी को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट की वजह से मिसी अभी बेड पर थी हॉस्पिटल के। और वहाँ पर मिसी सीरा से पूछती है कि क्या मॉम डैड अब हमें नहीं चाहते हैं, जिस पर ये बात सुनकर सीरा उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मिसी, बस तुम्हारे डैड का मेमोरी लॉस हो गया है और वो कुछ समय बाद वापस लौट आएगा, तब तुम्हारे डैड हमारे पास वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम अभी बस रेस्ट करो। दिन मिसी अपनी मॉम का बात मानकर वहाँ पर सो जाती है, पर सीरा अपने हस्बैंड मैक का रिपोर्ट देख रही थी और वही रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए वो डॉक्टर के पास जाने वाली थी। पर वहाँ पर उसे सुनने को मिलता है जो डॉक्टर मैक को देख रहे हैं और मैक उनसे बात कर रहा है कि ये सब बस एक नाटक है। और इतना सुनना ही था कि सीरा वहाँ पर रुक जाती है और अपने हस्बैंड का ये सब बात सुनने लगती है, जहाँ पर उसके डॉक्टर, जो मैक के डॉक्टर थे, वो बोलते हैं उससे कि आखिर तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारी वाइफ सीरा को ये इस बारे में पता चला तब तुम्हें वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी, और यहाँ तक तो तुम अपनी बेटी को भी चोट पहुँचा रहे हो इस बीच में। पर वहाँ पर मैक कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी कोई और नहीं बल्कि रुक है और उसकी बेटी रीनी है, और वही मेरे लिए सब कुछ है और मेरा उस पर बहुत ही बड़ा उपकार है जो मुझे पूरा करना है। और इस बीच में अगर किसी को चोट भी पहुंचे तब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर उससे ज़्यादा चोट तो वहाँ पर सीरा इस बात का उसे लगता है कि उसका मैक, उसका पति जो उसकी बेटी का फादर है, वो यहाँ पर बस एक मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रहा था। और यहाँ तक उस बीच में उसे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि बड़ा धोखा मिल रहा है उसके पीठ पीछे भी, और उसके चेहरे पर, यानी मैक के चेहरे पर कोई भी रिग्रेट वाला कोई फीलिंग नहीं था। यहाँ पर सीरा रोते हुए कहती है कि तुम मुझे इतने टाइम से बस धोखा दे रहे थे और मेरी बेटी को, और यहाँ तक तुमसे ये भी नहीं रहा गया तो तुम हमारे सामने बस मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रहे हो, जिसमें सिर्फ तुम मुझे और मेरी बेटी को भूले हो और बाकी सबको तुम्हें याद है तुम्हारे दिमाग में। और वहाँ से सीरा रोते हुए चली जाती हैं। पर वहाँ पर मैक अभी भी अपने डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सब नाटक बस 10 दिन के लिए है, फिर उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मैं अपनी वाइफ सीरा और अपनी प्यारी सी बेटी मिसी के पास वापस चल जाऊँगा। पर शायद यहाँ पर मैक इस बात का उन्हें एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी बात अपनी वाइफ से छुपाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो भी दूसरी औरत के लिए सोचकर। पहले अपनी फैमिली को दुत्कार कर उन्हें ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। फिर उसके बाद सीरा किसी से बात करती है और कहती है कि जो ओवरसी में प्रोजेक्ट होने वाला था और उसमें ज्वाइनिंग लेटर सीरा के पास आया था, उसके लिए अब सीरा मान जाती है। पर उससे पहले सीरा का एक शर्त था उसी इंसान से जिससे वो बात कर रही थी कॉल पर, और वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन और मेरी बेटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ से, इस देश से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, और मैं जहाँ पर जाऊँ उसके बारे में भी किसी को पता ना चल पाए। और इस बात के लिए वो इंसान मान जाते हैं और बस वो 10 दिन का समय मांगते हैं इसके लिए। और यहाँ से अब 10 दिन का सफ़र चालू हो जाता है। पर उसी बीच में वही हमें इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सीरा की बेटी मिसी और रूक की बेटी रीनी दोनों एक ही कार में होते हैं और उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। पर वहाँ पर रीनी तो बाहर थी और वो सेफ दिख रही थी, पर वहीं पर मिसी फंसी हुई थी और वो अपनी मॉम को बस बुला रही थी बचाने के लिए। और वहाँ पर सीरा अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर रुक और मैक भी पहुंच जाते हैं। पर मैक से जब सीरा हेल्प मांगती है और वहीं उसी समय रुक भी उनसे हेल्प मांगती है, तब बिना सोचे समझे वहाँ पर रुक का साथ देते हैं वो, और वो रीनी को बचाते हैं, क्योंकि रुक बताती है कि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसलिए उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और वहीं पर मिसी जो अभी भी उसी गाड़ी में फंसी हुई थी, उसे वो छोड़कर बस
कहते हैं कि तुम खुद ही अपनी बेटी को बचा लो। जबकि सीरा को यहाँ पर ये बात पता थी कि मैक बस मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रहा है, पर फिर भी उसे इतना भी शर्म नहीं आया कि पहले कि वो अपनी बेटी को पहले बचा ले। पर वहाँ पर सीरा बिना कोई दूसरा चीज़ सोचे हुए वो अपनी बेटी को बचा लेती हैं उस समय। और वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर सीरा का जो डिवोर्स पेपर था वो भी अब आ चुका था उसके पास से प्रिंट आउट होकर भी। और वो अब सोच ली थी कि ऐसे इंसान के पास उसे बिल्कुल भी नहीं रहना है जो वो अपनी फैमिली के बारे में पहले ना सोचे और वो भी बस दूसरों के बारे में पहले सोचता है और उसमें भी उसका सेल्फनेस है बस। हस्बैंड वहाँ पर आते हैं और वो उससे कहते हैं सीरा से, यानी कि अब तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक ही होगी है ना। जिस पर सीरा बस कहती है कि हाँ किसी ने मदद नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी खुद की बेटी को बचा ही नहीं सकती हूँ। पर वहाँ पर सीरा वही मोमेंट याद करती है जब उसे ये बात पता चली थी कि मैक अपना मेमोरी लॉस कर चुके हैं। और वहाँ पर जब मिसी वहाँ अपने डैड से मिलने के लिए आई हुई थी तब वो उसे धक्का देकर कहते हैं कि कितनी बदतमीज़ लड़की है, पता नहीं किसकी बेटी है। और वहाँ पर मिसी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा था कि उसके खुद के डैड उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। पर वहाँ पर सीरा अपनी बेटी को समझाती हैं कि तुम्हारे डैड का मेमोरी लॉस हो गया, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और वहीं अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर मैक बस झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी बेटी का डैड हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो सब कुछ करूँगा जैसा तुम मुझसे एक्सेप्ट करती हो। और वहीं पर सीरा बस उनसे सवाल करना चाहती थी कि आखिर तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, क्या हमारा इम्पोर्टेंस तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर वहीं पर मैक के पास रुक का कॉल आ जाता है और वो अर्जेंटली उन्हें वो बुला रही थी। इसी वजह से मैक अपनी वाइफ का बिना बात सुने वहाँ से वो चले जाते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसे खुद ही सॉल्व करो। और इतना सुनना ही था, सीरा वहाँ पर बस रो रही थी और कहती है कि शायद उसने अपनी लाइफ के लिए बहुत ही गलत इंसान को चूज़ कर लिया था। और वहाँ पर रोते हुए वो उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती हैं। तो अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर सीरा अपनी बेटी मिसी से पूछती हैं कि क्या अगर मैं तुम्हें यहाँ डैड से दूर लेकर जाऊँगी तब तुम्हें बुरा लगेगा। जिस पर मिसी समझ रही थी कि उसकी मॉम उसे क्या कहना चाहती है। पर मिसी वहाँ पर अपनी मॉम से बस इतना ही पूछती है कि आपको तो पता ही है मॉम कि डैड हमें भूल चुके हैं, क्या हम उन्हें एक और मौका नहीं दे सकते हैं जब तक उनका याददाश्त वापस ना आ जाए। पर तभी वहाँ पर रीनी आती है और रीनी मिसी से कहती है कि अब डैड मैक तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम उनके लाइफ से चली जाओ और वो अब मेरे डैड हैं, तो उन्हें डैड बोलने का हक भी तुम्हारा नहीं है। पर वहाँ पर मिसी ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है, इसी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पर रीनी को ये बात पता चलती है कि डैड वहाँ पर आने वाले हैं तब वो नाटक करती है गिरने का, जिस पर वहाँ पर मैक को लगता है कि मिसी ने रीनी को धक्का दिया था। पर वहाँ पर जबकि सीरा कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो। तुम यहाँ पर मिसी पर कैसे ब्लेम लगा सकते हो कि उसने रीनी को धक्का दिया है, बल्कि तुमने तो देखा भी नहीं था यहाँ पर क्या हुआ है और किस वजह से उन दोनों में फाइट हो रहा था। पर फिर भी इतना कुछ कहने के बाद भी वहाँ पर मैक उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। और जैसे सीसीटीवी का बात आता है वहाँ पर रू कहने लगती है कि बच्चे हैं, उनके बीच में तो छोटा मोटा झगड़ा होता ही है, इस पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक को तो सब कुछ पता था क्योंकि उन्हें तो पता था कि वो, पर फिर भी उस नाटक के बीच में उन्होंने अपनी वाइफ सीरा और मिसी को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाई है। और ये सब कुछ देख कर वहाँ पर सीरा को जितना बुरा लग रहा था मैक को उतना ही कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। वहाँ से मैक और रुक और उनकी बेटी रीनी वहाँ से सब चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद अब सीरा ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा ही उसके दिल में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसी समय वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मिसी अपनी मॉम को इस तरह से देखकर और ज़्यादा घबरा गई थी। पर सही टाइम पर वहाँ पर डॉक्टर भी आ चुके थे जहाँ पर वो उसका इलाज करते हैं। वहीं दूसरी साइड जहाँ पर मैक रुक को कह रहे होते
हैं कि अपनी बेटी को संभाल के रखो, अगर आइंदा से ये सब फिर से कोई नाटक हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वहाँ पर तभी मैक के पास कॉल आता है डॉक्टर का और वो बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ बेहोश हो गई है। और वो तुरंत भागे वहाँ पर सीरा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो सीरा को उस तरह से देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनके इन सब नाटक की वजह से वहाँ पर उनकी खुद की फैमिली को चोट पहुँच रही है। पर फिर भी उस वो नाटक को ख़त्म नहीं करना चाहते थे जब तक वहाँ से रुक और रिनी अब्रॉड ना चले जाएं वापस। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जब सीरा को होश आता है तब वो वही पल याद करती है जब वो उसके बेहोश होने से पहले वो सब कुछ हो रहा था। और वहाँ पर उसके फ़ोन पर भी मैसेज आता है कि तुम्हें तो अब सब कुछ अपने आंखों से देखा होगा आज तुमने, और ये पता चल गया होगा कि मैक तुम्हें बिल्कुल भी अब नहीं चाहता है और ना ही तुम्हारी बेटी को, तो क्यों ना हो तुम उसके लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, इतना तो सेम होगा ही तुम्हारे अंदर। और ये सब मैसेज कोई और नहीं बल्कि रुक ने सीरा को भेजा होता है। और ये सब वो पढ़ कर उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। उसी समय वो कॉल पर उसी इंसान से बात करती है जिससे वो पहले भी बात की थी, और अब उसका जाने का टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया था और उसे इस बात का रिग्रेट भी नहीं था जो भी उसने फैसला लिया है मैक को छोड़कर जाने का, क्योंकि सीरा अब ऐसे इंसान को शायद कभी भी माफ़ भी नहीं कर सकती थी जो उसे और उसकी बेटी को इतना चोट पहुंचाया है। और इसी तरह से अब बस 4 दिन बाकी थे, और जब कुछ दिन बाद ही उसी 4 दिन में जब बाकी थे तब वहाँ पर रुक सीरा से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसी का रिंग उसे दे रही थी जो हॉस्पिटल में रह गया था। और वहाँ पर बताती है वो कि ऐसा ही सेम रिंग मैक ने उसे भी दिया था जब उसने उसे प्रपोज किया था, बल्कि ये सब कुछ झूठ था, मैक ने कभी भी रुक को प्रपोज किया ही नहीं था। पर वो जानबूझकर सीरा के चोट पर नमक छिड़क रही थी और वो चाहती थी कि इतना उसे बुरा फील कराए, इतना कि वो मैक को सीधे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए और वापस कभी भी लौट के ना आए, क्योंकि उसके जाने के बाद ही तब मैक के लाइफ में रुक और रीनी का जगह बन पाएगा। और ये सब बकवास कर कर वहाँ से तो रुक चली जाती है, पर सीरा अपने उसी पल को याद करती है जब उसकी प्यारी सी फैमिली के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करती थी और उस समय वो कितना खुश थी। पर वो सब पल अब धीरे धीरे हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे थे। और जब वो सब फ़ोटो को वो जला रही थी तभी वहाँ पर मैक आता है और वो उससे कहने लगता है तुम इन सब फ़ोटोज़ को क्यों जला रही हो, और ये रिंग तो शायद तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जिस पर वहाँ पर सीरा उसका ऐसा बिहेव देख कर उससे पूछती है कि क्यों, अब सारा मेमोरीज तुम्हारा वापस आ गया है क्या, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। जिस पर वहाँ पर मैक घबराते हुए कहता है ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं याद है, और रहा बात तो तुम ये जो भी कुछ जला रही हो ये घर तो मेरा है, नुकसान तो मुझे ही होगा, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए दिया है और तुम्हें और तुम्हारी बेटी को। पर वहाँ पर अब सीरा उसका कोई भी फालतू बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है। तभी मैक उसे रोक कर कहता है कि तुम आज ऐसे बिना मुझ पर चिल्लाए और बिना कोई सवाल किए इस तरह से जा रही हो। जिस पर सीरा कहती है कि मैं क्या सवाल करूं, जो इंसान नाटक कर रहा है। पर वहाँ पर भी मैक इस हिंट को भी नहीं समझ पाते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जा रही हो, क्या मैं भी आ सकता हूँ। जिस पर सीरा वो मोमेंट याद करती है जब सीरा और मिसी मैक का वहाँ पर स्कूल में बहुत देर तक वेट करते रहते थे, और जब वो वहाँ पर आते थे तब वो बस रुक और रीनी के लिए आते हैं। और ये सब देख कर मिसी को वहाँ पर बहुत बुरा भी लगता था, पर वहाँ पर मैक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी खुद की बेटी को कितना ही बुरा लग रहा है ये सब कुछ देखकर। पर तभी वहाँ पर मैक के पास रुक का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रुक बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो गई है। इसी वजह से वो वहाँ से कंपनी का नाम बोलकर, वहाँ से झूठ बोलकर सीरा से चले जाते हैं, और उन्हें लग रहा था कि सीरा उनके बात पर भरोसा कर लिया। और इसी तरह से अब बस 2 दिन बाकी थे सीरा और मिसी के वहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए और मैक के लाइफ से बहुत दूर होने के लिए भी। और उस समय जब मिसी अपने डांस का प्रैक्टिस कर रही थी और वो डांस लास्ट था किंडरगार्टन में, जहाँ पर मिसी बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही थी जबकि उसे पता था कि उसके पैर में चोट लगा हुआ है, पर फिर भी वो अपने डैड को दिखाना चाहती थी कि उनके लिए उन्होंने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सीरा को बहुत ही बुरा लग रहा था कि जो डॉटर मैक की है और मेरी, वो कितना ज़्यादा अपने डैड से प्यार करती है, पर फिर भी कभी भी उसके डैड उसका अप्रिशिएट नहीं कर पाए हैं। और इसी तरह से अब किंडरगार्टन स्कूल में भी देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल से सीरा बात करती है और उसके ट्रांसफ़र का बात हो रहा था। और इसी समय मिसी और रीनी में लड़ाई होने लगता है कि मैक किसका डांस वहाँ पर देखने आएंगे और कौन लीड में खड़ा रहेगा। पर वहाँ पर फिर से मैक और रीनी का ही साथ देते हैं और रुक का, क्योंकि
उन्हें अपनी खुद की बेटी पर ही भरोसा नहीं था। और इसी तरह से अब वो आखिरी दिन था जहाँ पर सीरा अपनी बेटी को ध्यान से देख रही थी कि जो अपनी नींद में भी अपने डैड को याद कर रही है, पर उसके डैड तो उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। और मैक मिसी से मिलने के लिए भी आते हैं, पर वहाँ पर सीरा कहती है कि यहाँ पर क्या करने आए हो, जबकि इस पर मैक को कोई झूठ मूठ का बहाना कर कर कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता था। पर वहाँ पर सीरा उससे पूछती है आखिर क्यों आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, जिस पर मैक कहता है वो दिन भर मुझे डैड कहते रहती है, इसलिए मैं उसे इंसानियत दिखाने के नाते उससे मिलना चाहता हूँ। पर वहाँ पर मिसी जाते समय अपने मन में कहती है कि शायद अब ये इंसानियत कभी तुम्हें दिखाने के लिए भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो आखिरी ही दिन है। और ये वही आखिरी दिन था जहाँ पर मिसी अपने स्कूल में लास्ट डांस परफॉर्मेंस करने वाली थी। पर वहाँ पर सीरा ये साफ देख पा रही थी कि मिसी कितनी दुखी है कि उसके डैड उसके लिए नहीं आए हैं बल्कि रीनी के लिए वहाँ पर आए हुए थे, और उस डांस में भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है ये सब देखकर। और वो वहाँ पर रोते हुए सीढ़ी पर बैठकर बस अपनी मॉम से इतना ही कहती है कि मॉम मुझे नहीं अब डैड के पास रहना है, वो हमें नहीं चाहते हैं, इसी वजह से मैं भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और वो अपनी बेटी को गले से लगाकर वो भी रोने लगती हैं। और अब एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ पर रुक और रीनी भी अब अब्रॉड के लिए जाने वाले थे, और मैक उनके जाने से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उनके जाने के बाद वो नाटक भी अब ख़त्म होने वाला था। पर उसी एयरपोर्ट पर सीरा और मिसी भी थे जो वहाँ से हमेशा के लिए जा रहे थे। और जब मैक घर पहुँचते हैं गिफ्ट्स के साथ, तब वहाँ पर उनके पास एक बॉक्स था, मैक की तरफ से था उनके लिए। और वहीं एयरपोर्ट पर जब सीरा और मिसी जा रहे थे तब सीरा एक कपल को देखती है जहाँ पर उसे अपना वही टाइम याद आता है जब मैक ने उसे प्रपोज किया था और उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा और न ही उसे कभी झूठ बोलेगा, क्योंकि सीरा ने उसे कह दिया था कि अगर लाइफ में उसने कभी भी झूठ बोला और उसे इस बात का पता चला तो वो हमेशा के लिए उसके लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी। और वहीं अपनी मॉम को उस तरह से देखकर मिसी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपके लिए रिंग लेकर आऊंगी। और ये बात सुनकर वहाँ पर सीरा अपनी प्यारी सी बेटी की बातों पर हंसने लगती हैं। और वहीं घर पर मैक को भी रियलाइज़ हो जाता है कि सीरा और मिसी हमेशा के लिए उसके लाइफ से बहुत दूर जाने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत उन्हें पता भी चल जाता है उनके असिस्टेंट की वजह से कि सीरा और मिसी एयरपोर्ट पर देखी गई हैं। और वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर जाते हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाते हैं। और उसी समय उनके पास कॉल आता है हॉस्पिटल से कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी अभी हॉस्पिटल में है, और वो तुरंत सीरा और मिसी को सोच कर वहाँ तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं। पर हॉस्पिटल में सीरा और मिसी तो नहीं थे बल्कि रुक और रीनी थे जो वहाँ पर वेट कर रहे थे उसका। और मैक उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि रुक उससे कहती है कि रीनी का तबीयत खराब होने लगा था और मेरा भी, इसी वजह से हम वापस लौट के आ गए। पर ये सब देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और वहीं घर से कॉल आता है मैक के पास कि सीरा और मिसी का कोई भी सामान अब घर पर नहीं है। और ये सब देखकर वहाँ पर तुरंत घर पर जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो ये सब कुछ देखकर अपनी मेड पर ही गुस्सा कर रहे थे कि उन्हें जब ये सब कुछ पहले से पता था तब उन्होंने उससे कुछ भी क्यों नहीं बताया। जिस पर मेड उनसे डरते हुए कहती है कि मुझे भी आज ही पता चला है सर। और अपने टूटे फूटे फोटोज़ को देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि शायद सीरा को सब कुछ पता चल गया है, उनके इतने अच्छे प्लान का भी कोई फ़ायदा नहीं था और उन्हें पता चल गया कि वो उन्हें किस तरह से चीट कर रहे थे। और वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। तभी वहाँ पर रुक आती है जो उन्हें हौसला दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर उनके लाइफ में सीरा और मिसी नहीं है तो कोई बात नहीं, रुक और रेनी तो है ही। पर वहाँ पर मैक उससे गुस्से में कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। और तभी उनके असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि सीरा और मिसी 7 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं और उन्हें लगता है कि वो ट्रिप पर गए हुए हैं, बल्कि ऐसा बात तो था ही नहीं। सही में सीरा और मिसी उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उन्हें लग रहा था कि सीरा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है और वो उन्हें कभी नहीं छोड़कर जा सकती है। इसी बात से वो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। और वहीं पर रोक तो गई नहीं थी और ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सीरा पर कि वो आखिर कैसे नहीं जा सकती है, ज़रा से भी उसमें शेम नहीं है। इतना कुछ देखने के बाद भी वो वापस आना चाहती है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती हूँ।
फिर साइड देखते हैं जहाँ पर जैन से पहली बार सीरा और मिसी मिलने वाले थे। यानी सीरा और जैन बहुत ही बचपन के दोस्त थे और जैन तो सीरा को बहुत टाइम पहले से ही लाइक करता था अपने स्कूल टाइम से, पर वो कभी भी अपने दिल की बात उन्हें नहीं बता पाए थे और आज उतने टाइम बाद मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर मिसी भी अपने जैन अंकल से मिलकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसका तो उसके साथ फर्स्ट मीटिंग था और सीरा उतने टाइम बाद मिलकर अपने दोस्त से वो भी खुश थी। और वहीं दूसरी साइड मैक सब कुछ तैयारी कर रहे थे सीरा और मिसी के लौटने पर कि वो घर को पूरी अच्छे से सजा रहे थे, पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये वेटिंग भी उनका इसी तरह से वेस्ट चला जाएगा। और वहीं दूसरी साइड सीरा और मिसी और जैन सब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर रुक रीनी से कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैक से हमें वो सब कुछ खुशी मिलने वाली है जिसके लिए हम लोग डिजर्विंग है और मैक हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाले हैं और मैक ही तुम्हारे डैड बनेंगे। और ये बात सुनकर वहाँ पर रीनी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। से वो 7 दिन भी पूरे हो चुके थे और आज मैक बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि उनकी बेटी और उनकी प्यारी सी वाइफ वापस आने वाली है, पर वहाँ पर वो तो नहीं आते हैं पर रुक और रेनी आते हैं और उन दोनों को देखकर वहाँ पर मैक का मूड पूरा ही ख़राब हो चुका था। और वहाँ बस रुक झूठ मूठ कर रेनी का नाम लेकर बस इतना ही कहती है कि रेनी का तबीयत ठीक नहीं था और वो तुमसे मिलना चाहती थी और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँ, पर रेनी ही बहुत जिद कर रही थी। और उस साइड तो सीरा और मिसी बहुत ज़्यादा खुश थे और मिसी अपने न्यू स्कूल में जाकर भी बहुत सारे दोस्तों को भी बनाई थी और जैन अंकल के साथ तो वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रही थी। वहीं सीरा अपने वर्क पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रही थी। अब उसी बीच में जब मिसी अकेले में खेल रही थी तब जैन सीरा से पूछते हैं कि क्या तुम सही में मैक को माफ़ करना चाहती हो और उसके पास वापस जाना चाहती हो, जिस पर और सीरा कहती है मुझे पता है कि मैक मिसी का डैड है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके डैड होने के नाते और मेरे हस्बैंड होने के नाते वो हमें इस तरह से चोट पहुंचा सकता है और मैं अपनी बेटी के आंखों में दोबारा कभी भी आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। और वहाँ पर जैन बस ये दिखाना चाहते हैं कि सीरा कोई भी फैसला ले वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। और इस साइड तो मैक अपनी वाइफ और अपनी बेटी का वेट कर रहे थे और वहीं पर उस समय उन्हें रुक का चालाकी का भी पता चल जाता है क्योंकि सीरा ने अपने फ़ोन को वहीं पर छोड़ दिया था और वो फ़ोन ऑन था और जब मैसेज उसके पास आता है रुक का तब वो वहाँ पर मैक उस फ़ोन को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सीरा को सब कुछ पता चल गया है कि वो बस अपने याददाश्त भुलाने का नाटक कर रहे थे और इस वजह भी सच पता चला है, वो सिर्फ रुक की वजह से पता चला है। तब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और रीनी को बाहर जब रुक भेजती है तभी वहाँ पर मैक उसका बात भी सुन लिए होते हैं कि वो किस तरह से प्लानिंग बना रही है कि ताकि सीरा और मिसी दोबारा से मैक के लाइफ में ना आ सके और वो अपनी बेटी को भी सिखा रही थी। और यही सब जब वो दोनों अकेले में बात करते हैं तब मैक उस पर हाथ भी उठा देते और उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे लाइफ में इसलिए हो ताकि तुम्हें वो स्टेटस और पैसे मिल सके और मुझे नहीं पता है कि तुम किस तरह से प्लानिंग बनाती हो और अपने एक्स हस्बैंड को भी किस तरह से छोड़ कर आई हो। और रहा बात तो तुम्हारे एक्स हस्बैंड का, अब मैं उससे सब कुछ बता दूंगा कि तुम कहाँ पर हो और यहाँ क्या कर रही हो। पर वहाँ पर रुक मैक से माफ़ी मांगती है और अपनी गलती के लिए वो कह रही होती है कि अब से ऐसा कभी भी नहीं होगा, पर वहाँ पर मैक उसकी बात नहीं सुनता है और अपने गार्ड्स को भी कह देता है कि इसके एक्स हस्बैंड को कांटेक्ट करने के लिए। वहीं पर अब रुक उससे में कहती है कि मुझे तुम गलत साबित करना चाहते हो, खुद को देखो कि किस तरह के इंसान हो तुम, मेरी वजह से तुम अपनी वाइफ और अपनी बेटी को चोट पहुंचा रहे थे, वो नहीं दिख रहा था, वहाँ पर सिर्फ मैं ही तुम्हें गलत दिख रही थी, बल्कि सच तो ये है कि तुम ही बुरे इंसान हो और जो अपने से पहले किसी और के बारे में नहीं सोचता है और अपनी फैमिली को भी चोट पहुंचा सकता है वो तो कभी भी किसी के लायक हो ही नहीं सकता है। और ये सब सच सुनकर भी वहाँ पर मैक को गुस्सा आने लगता है और वो रुक को वहाँ से धक्के मार कर निकलवा देते हैं। और अब उसके जाने के बाद वहाँ पर मैक बस अपने आप से कहने लगते हैं कि नहीं, मेरी सीरा और मेरी मिसी कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और उसी बॉक्स को वो अब अच्छे से देखते हैं, जो बॉक्स में जो भी सामान था वो सीरा और मिसी का था और उसी बॉक्स में डिवोर्स पेपर भी था और मिसी का वो अपने डैड के लिए प्यारा सा लेटर भी था। वो सब देखकर
वहाँ पर मैक बहुत ज़्यादा ही रो रहे होते हैं और अपनी गलती पर पछतावा भी कर रहे होते, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर आज मिस्सी का बर्थडे था और वो अपने जैन अंकल के साथ और अपनी मॉम सीरा के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहाँ पर मिस्सी का बस एक ही विश था कि सीरा जो उनकी मॉम है उनके लाइफ में वापस से खुशी आ जाए। और वो वहाँ पर ये विश सुनकर सीरा अपनी बेटी से और ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत चालाकी भी करती हैं, जिसकी वजह से सीरा और जैन एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर मिस्सी हंस रही होती है, पर उसकी मॉम उसे इस वजह से डांटती भी है। पर तभी उनके घर के गेट पर कोई इंसान आता है और उसी को देखने के लिए जब सीरा वहाँ पर जाती है तब उन्हें कोई और नहीं बल्कि उनके एक्स हस्बैंड दिखते हैं, जो उसे देखते हुए उसके घर में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। पर तभी वहाँ पर जैन आते हैं और जैन को देखकर मैक और गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन, इसी की वजह से तुम मुझे छोड़ी हो ना। जबकि कुछ देर पहले ही वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे, पर अब सारा ब्लेम वो सीरा पर लगा देते हैं। पर वहाँ पर सीरा उसे कहती है क्यों, अब तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया है। जबकि वहाँ पर मैक को ये रियलाइज़ हो गया था कि सीरा को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने जो भी नाटक किया था उसके बारे में भी। पर मैक अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था और मिस्सी से भी वो माफ़ी मांगते, पर मिस्सी कहती है कि नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, मेरे जैन अंकल ही मेरे डैड बनेंगे अब। और इतना सुनना ही था कि जैन वहाँ पर सीरा और मिस्सी का साथ देते हुए कहते हैं कि तुम अब मिस्सी और सीरा के लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं रखते हो, तो यहाँ से चले जाओ तुम। पर वहाँ पर मैक बहुत गुस्से में कहते हैं कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने के लिए। और वहाँ पर जब मैक का बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था तब सीरा कहती है जो भी जैन कह रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं अब जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ और तुमसे ज़्यादा खुश हूँ मैं उसके साथ। और ये सब सुनकर वहाँ से मैक को रोते हुए चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद मिस्सी अपनी मॉम और जैन अंकल को देखते हैं और जहाँ पर जैन से सीरा थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। वहीं पर जैन कहते हैं कि मैं इस तरह से बेमतलब का तुम्हारी हेल्प नहीं किया हूँ, मैंने जो भी कुछ कहा है मैक के सामने वो बिल्कुल सही है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो भी 7 सालों से। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीरा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और साथ में मिस्सी भी ये सुनकर चौंक गई थी। वहाँ पर सीरा कहती है कि मेरा डिवोर्स अभी अभी हुआ है, मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पर जैन उससे कहते हैं कि तुम बेशक जितना टाइम लेना चाहती हो उतना टाइम ले सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना वेट किया है तो कुछ और समय वेट करने में कुछ मेरा घट नहीं जाएगा। पर यहाँ पर मैक इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, वो हर दिन सीरा के आगे पीछे बस घूमते रहते थे ताकि सीरा उनसे बात कर ले। पर आखिर में सीरा परेशान होकर कहती है मैक से कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिस पर मैक कहते हैं कि मैं बस अपनी बेटी से एक बार और मिलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सीरा एक टाइम डिसाइड करती है। फिर उसके बाद उसी पार्क में जब मैक अपनी बेटी से मिलने के लिए वेट कर रहे थे तभी वहाँ पर रुक आती है और रुक जानबूझकर वहाँ पर आई थी ताकि वो सीरा को दिखा सके और मिस्सी को कि उसके लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है मैक की। और वो उसके चिक पर किस करती है और ये सब कुछ मिस्सी और सीरा भी देख लेते हैं। मिस्सी को वो दूर भेज कर सीरा खुद उन दोनों के सामने जाती है और सबसे पहले तो मैक को थप्पड़ लगाती है, फिर उसके बाद रुक को भी, और रुक को तो बहुत मारती है और अपनी बेटी का भी बदला लेती है। और मैक से कहती है कि आइंदा से अपना शक्ल मेरे और मेरी बेटी के सामने दोबारा से मत दिखाना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद मैक रुक पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जो तुमने आज कुछ किया है उसका मैं तुमसे हर जाना अच्छे से लेकर रहूँगा। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर रुक बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसी समय रुक के घर पर कुछ लोग आते हैं जो उसके घर से कीमती सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर ये सब देखकर वहाँ पर रीनी का तबीयत और ख़राब होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद बेटी को हॉस्पिटल तो पहुँचा देती है, पर फिर उसके बाद मैक से वो हेल्प मांगती है। वहाँ पर मैक को कहते हैं कि मैं इसमें अब ज़्यादा कुछ हूँ तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखो तुम। पर वहाँ पर रुक अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे भीख मांग रही होती है, पर फिर भी मैक उसमें कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनकी वजह से सीरा और मिस्सी को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा है। पर वहाँ पर मैक से रुक कहती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी पहली प्यार थी। पर वहाँ पर मैक इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा पहला प्यार सीरा थी और वही रहेगी हमेशा। वहीं हॉस्पिटल में अब रीनी का तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था और अब रुक को फैसला लेना था आखिरी। वहीं पर रुक रोते हुए कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। और उसे तो थोड़ा इमेजिनरी हो रहा था कि वो वहाँ पर मैक आया है उसकी हेल्प करने के लिए, पर उसका ये ख्याल भी तुरंत मिट जाता है और वो सारा ब्लेम बस
सीरा पर लगा रही होती है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ था और मैक ने बस उससे झूठ बोला था। और अगले दिन देख जहाँ पर सीरा और मिसी मार्केट से आ रहे होते हैं और वहीं पर रुक अपनी गाड़ी में बैठकर बस यही सोच रही थी कि किस तरह से दोनों को उड़ाना है ताकि मैक उसके लाइफ में वापस आ जाए, बल्कि उसे ये बात पता नहीं थी कि सीरा और मिसी के पीछे ही मैक थे। और जब वो गाड़ी को तेज़ी से सीरा और मिसी की तरफ आते हुए देखते हैं तब वो बीच में आ जाते हैं और वहाँ पर सीरा और मिसी तो बच जाते हैं पर मैक को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वहाँ फिर से मैक का मेमोरी लॉस हो गया था, पर इस बार भी सीरा को थोड़ा शक हो रहा था और वहाँ पर तो इस बार जैन भी उसके साथ थे। और डॉक्टर बताते हैं कि इस बार नाटक नहीं कर रहा है मैक, इस बार सही में उसका मेमोरी लॉस हो चुका है और वो थोड़ा अजीब हरकत भी कर रहा था। वहीं बाहर आकर सीरा से जैन पूछते हैं कि क्या तुम मैक के पास वापस जाना चाहती हो, क्योंकि उसका मेमोरी लॉस हो चुका है और वो मिसी के डैड भी हैं। तब वहाँ पर सीरा उससे कहती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगे, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। पर इतना सुनना था कि वहाँ पर जैन बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि वो उसके लिए रिंग लाए थे। पर तभी वो अपना रिंग यानी जो रिंग लाए थे वो सीरा के लिए, वो सीरा को वो रिंग पहना देते हैं और अपने दिल की बात भी कह देते हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। और उस रिंग को भी सीरा वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर आज सीरा और जैन का शादी होने वाला था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहीं पर मैक भी आते हैं, उनके सर में चोट तो लगा हुआ था पर वो फिर भी अपने डॉक्टर से ये बात नहीं बताते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी सीरा को किसी और का होते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जो गलती की है उसकी माफ़ी उन्हें शायद कभी भी नहीं मिल सकती है। इसी वजह से वो सीरा को हमेशा के लिए जाने के लिए दे देते हैं। आंसू भी था और उनके आंखों से ये भी बात पता चल रही थी कि वो कितना ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे अपने वो उन सब हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से सीरा और मिसी उनके लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली गई। और वहीं पर सीरा और जैन का शादी पूरा हो जाता है और वो अपने न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड भी थी। और मिसी भी अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी।